नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए। हर तरफ उनकी उपलब्धियों की बात हो रही है, उनके कामों की चर्चा हो रही है और ऐसे में हम भी उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप भी देखिए ये बेहद खास शो। नरेंद्र मोदी ये नाम आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे चर्चित नामों में से एक है। इस नाम को किसी व्याख्या की, किसी परिचय की जरूरत नहीं है। एक नेता जिसने भारत की तस्वीर बदल कर रख दी, आलोचनाओं के बाद भी संघर्ष जारी रखा और एक ऐसी पहचान बना ली जिसे दुनिया सलाम करती है। जब ज्यादातर नेता भाषणों तक ही सीमित रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी इससे भी आगे जाते हैं। वे यात्राओं को जनसंपर्क और पलों को जनसेवा में बदल देते हैं। उनका जुड़ाव दिखावटी नहीं है, ये जिया गया है। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये दिखाया कि संवाद सिर्फ भाषण नहीं होता बल्कि एक रिश्ता होता है, जनता से, जमीन से, जड़ों से। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। अपने अथक प्रयास, अद्भुत प्रयोग और अनोखे पहल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कोशिश की कि भारत का हर नागरिक उनसे जुड़े, वे भारत के हर कोने तक पहुंचे, फिर चाहे वो चाय पर चर्चा हो या परीक्षा हो। देश के सबसे बड़े पद पर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी छोटे से छोटे राज्य तक पहुंचे, वहां की संस्कृति को समझा, वहां की भाषा को अपनाया। परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ ही तकनीक को साथ लेकर चलना प्रधानमंत्री मोदी नहीं भूले। नमो ऐप के जरिए सहभागी लामबंदी को सक्षम बनाया। मन की बात के जरिए नागरिकों की कहानियों को राष्ट्रीय आंदोलनों में बदल दिया। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। विकास की दौड़ में आगे बढ़ते भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपत्ति के समय भी देशवासियों का हाथ थामे रखा, फिर चाहे वो किसी शोकग्रस्त परिवार को ढांढस बांधना हो, सरहद पर तैनात जवानों संग दिवाली मनानी हो या फिर सीमा पार बैठे दुश्मनों को करारा जवाब देना हो। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। हर फैसले में उनकी सोच स्पष्ट रही। भारत अब रुकता नहीं, डरता नहीं और झुकता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है। बतौर सीएम और बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का काम दुनिया के सामने है, पर जब वो इन पदों पर नहीं पहुंचे थे तब वो क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था। हमने उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से इकट्ठा किए हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 बार प्रचंड जीत हासिल कर सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने वाला नेता, सबसे मजबूत देश के दबाव में भी अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखने वाला प्रधानमंत्री, दुनिया को नए भारत की परिभाषा बताने वाला नायक। जब ये सब नहीं था तो क्या था? गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय की दुकान पर काम करते थे। ये बात अब तकरीबन हर किसी को मालूम है। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी कोई 6 साल के रहे होंगे जब उन्होंने इस दुकान में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू किया था। मोदी पढ़ाई से समय निकालकर अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते थे और चाय बेचने में मदद किया करते थे। किशोरावस्था तक आते आते उनके भीतर का द्वंद्व आकार लेने लगा था। सत्रह 18 साल की उम्र रही होगी तब जब नरेंद्र मोदी ने एक असाधारण निर्णय लिया, घर त्याग कर भारत भ्रमण करने का। भारत भ्रमण के दौरान ही उनका संपर्क आरएसएस से हुआ। नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में उन्होंने ट्रेनिंग ली और संघ प्रचारक बने। मोदी के साथ काम कर चुके स्वयंसेवक आज भी उनके किस्से याद कर प्रेरित होते हैं। गुजरात के दिलीप त्रिवेदी ने 1980 का एक किस्सा बताया जब नरेंद्र मोदी के पिता का देहांत हो गया था। हमने बोला कि आप आज ही पिताजी का देहांत हुआ है और आप यहाँ आ गए। तो बोले हाँ, अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैं निकल गया। बाकी की जो कोई विधि विधान रहते हैं वो तो सब अन्य भाई संभालेंगे। ये अगत्य की बैठक थी इसलिए मैं तो आ गया हूँ क्योंकि हमको तो आगे काम करना है। तो ये इससे एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा भी उस टाइम से हमको मिली और उनका जो कमिटमेंट कार्य के प्रति रहा उसको लेके ही वो वहाँ आ सके। तो ये एक बहुत सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी है। नरेंद्र मोदी को उनके प्रचारक दिनों से जानने वाले किशोर मकवाना ने वो किस्सा बताया जब नौजवान प्रचारक मोदी की पीठ पर टीन की छत से निशान छप जाया करते थे। हम ऐसे ही एक बार खड़े थे तब भी उनको याद किया था कि जब ये धौलका जब आते थे तो धौलका का जो आरएसएस का जो कार्यालय था ना वो एकदम छोटा था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इतना छोटा था। और जब रात को सो जाते थे तो उस समय स्वाभाविक है कि जो पैर हैं वो सामने की दीवार पे टकराते थे तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो मोदी साहब उस समय ये जो कार्यालय था उसके जो ऊपर मतलब छत थी वो पतरे की थी, टीन की थी। तो ऊपर हम सोने के लिए गए। तो जब सुबह में उठे जागे, बाद में बताया कि ये जो हमारी जो पीठ होती है वहां पर वो जो पतरा था ना, जो टीन था, उसकी डिजाइन हो गई थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर राजू याद करते हैं
2014 की वो जनसभा जब सूजे हुए पैर और तपते हुए बुखार के साथ नरेंद्र मोदी ने बारिश के बीच हजारों लोगों को संबोधित किया था। Feet is swelling in a big way because of restlessness, not for fever. Restlessness. The chappals, belt chappals, not enter full feet, not enter full feet, only half. Even though he went Visakhapatnam, he addressed the public meeting in rain. मोदी खुद कर्मठ थे, पर दूसरों को उनके कारण कोई असहजता ना हो इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश दीक्षित ने गुजरात में प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक ऐसी ही याद साझा की। मुझे एग्जैक्टली साल तो मालूम नहीं, लेकिन वो ठंडी का मौसम था। एक दिन की बात है, रात को देर रात से आए मेरे घर पे। हम लोग सोए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सोए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां सिख पंथ के 9वें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं शहीदी शताब्दी पर्व के मौके पर निकलने वाली जागृति यात्रा की तैयारी को लेकर प्रशासन ने देखिए किस तरीके से यहां इंतजाम किए हैं। शहीदी जागृति यात्रा गुरु का बाग से निकाली जाएगी और शहीदी जागृति यात्रा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने बताया कि पालकी साहिब वाली बस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भेजी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पालकी बस में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप और पुरातन शस्त्र रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शहीदी जागृति यात्रा शुरू होने से पहले गुरु का बाग गुरुद्वारा में अखंड पाठ रखा जाएगा। 350वीं शहीदी शताब्दी वर्ष के मौके पर जागृति यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इस भव्य जागृति यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पटना के गुरु के बाग जो यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ से इस जागृति यात्रा की जो है वो शुरुआत की जा रही है। और यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि देश विदेश से कई जो हैं वो लोग यहाँ पे शामिल होने के लिए इस जागृति यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ये देश के 9 राज्यों से होकर के यहाँ पे गुजरी। और ये जरा देखिए, इस धुन पे यहाँ से यात्रा जो है वो निकलने वाली है। उससे पहले ये धुन जो है वो लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने जो बलिदान दिया था, उसके 350वीं शताब्दी जो है वो वर्ष है और खास मौका है यहाँ पे। और यहाँ से आपको बता दें कि देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और खास करके आपको बताऊं कि यहाँ पे साथ साथ जो पालकी साहब हैं वो दिल्ली से विशेष जो है वो मंगाया गया है। और इसमें जो पवित्र गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं वो ग्रंथ साहब यहाँ पे रखे गए हैं। और ये साथ साथ जो है यहाँ से लेकर के और अमृतसर तक जो है जाएगी। और खास आपको बताऊं कि जो गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं उनके जो शस्त्र हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं ताकि लोग जो हैं वो देख सकें, जान सकें और तमाम श्रद्धालु जो हैं वो गुरु गोविंद साहब को जो अखंड पाठ है वो भी देख सकें। तो ये देखिए, दिल्ली से विशेष जो है वो पालकी रथ जो है वो मंगाई गई है। गुरु गोविंद सिंह साहब यहाँ पे ग्रंथ साहब जो हैं वहाँ पे रखे गए हैं और तमाम शस्त्र जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। और ये विशेष मौका जो है, जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ये एक खास मौका है जहाँ पे तमाम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गुरु साहब की जो पालकी है वो कब निकलेगी या ये पूरी यात्रा जो है वो संदेश देते हुए आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना साहिब। वार भी करना चाहता है, प्रहार करना चाहता है, तो हम अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। ठीक है, चाहे हम कितने भी तेज तर्रार क्यों ना हो।
आप उस वक्त को याद करिए जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब चांदनी चौक में बैठे, जब फैसला लिया मानवता के लिए, जब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा शीश भी कुर्बान होना होगा तो मैं निश्चिंत हूं। और उनकी आंखों में एक दरवेश था और उनके शरीर पे किसी प्रकार की किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, कोई त्राही नहीं थी। दो शब्द तेग बहादुर सिमरी है करनौ निदायता है श्री हरकृष्ण जीत्या, ये भी मेरी ही आवाज है। लेकिन अभी जिस डिठे सब दुख जाए सब धाई हो ऐसा है। अभी आप लोगों के सामने, ਤੁਹਾਡੇ सारे के सामने, संगत के सामने एक सेवक बन के आवाज असी सारे इकट्ठे आए हैं, पूरा ग्रुप आया, 15-20 जने आए हैं। और कमाल की बात एक और है, हम सब समान हैं, हर धर्म जाति का बंदा, मानवता के आधार पर हम सब समान हैं। आज चलिए, मेरा तो जन्म श्री अमृतसर साहिब में हुआ है, पंजाब में, लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र के भी 16 लोग साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे शुभ दिन यहाँ आने का हमें सौभाग्य मिला। आज जागृति यात्रा यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा दिवस भी है। तो हमने अभी गुरुद्वारा साहब में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अरदास करवाई, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, और जो समाज सेवा, देश के लिए सेवा कर रहे हैं पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के तहत बनने के, उसके पहले गुजरात के सीएम, और उनका सारा जीवन जो है शुरू से लेके जब वो प्रचारक थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, अभी देश को उन्होंने, देश के अंदर जो विकास हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं।